नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, मैंने इससे पहले जो 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट सॉल्व कराई थी और आज हम क्या करेंगे, थर्ड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये प्रीवियस पेपर है जो कि कब हुए थे, सितंबर में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। आबाद का मतलब जहां पर लोगों की आबादी हो, ठीक है ना, लोगों की आबादी हो, आबाद नदी द्वीप है। तो कौन सा है, माजुली। कौन सा भाई, माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। ठीक है ना। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर नदी आसाम में। ठीक है, किस राज्य में, आसाम में। ये एक स्पेशल पारिस्थितिकी तंत्र से भी युक्त है। पारिस्थितिकी तंत्र विशेष पारिस्थितिकी तंत्र भी यहां पर विकसित है। ठीक है ना। वन्य जीव भी है, इधर वन्य जीव भी है एवं टूरिस्ट पैलेस भी है। ठीक है ना। पर्यटन केंद्र भी है। कई तरीके से महत्वपूर्ण है। अगर सांस्कृतिक की बात करें तो सांस्कृतिक में इसमें विभिन्न प्रकार के वैष्णव मठ भी हैं। इधर वैष्णव मठ भी मौजूद हैं। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, माजुली। अगर इसके आकार की बात करें तो 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसमें, 880 वर्ग किलोमीटर में। ब्रह्मपुत्र नदी असम और एक सुवर्णगिरी नदी है, उन दोनों के बीच में यह पड़ता है। स्पेशली किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है ना। विशेष पारिस्थितिक तंत्र है, वन्य जीव भी है, पर्यटन केंद्र भी है एवं विभिन्न प्रकार के वैष्णव मठ होने के कारण इसमें ये क्या है, एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कहां पर मौजूद है, आसाम। नेक्स्ट देखो, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। अगर मैं बात करूं, एक धारावाही तार है, यानी कि एक ऐसा वायर है जिसमें से करंट जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धारावाही तार। ठीक है ना। या इसको क्या बोले भाई, कंडक्टेड वायर है, कंडक्टिंग वायर है एक। तो उसमें अगर आई करंट फ्लो हो रही है, देन आप इसको पकड़िए और आपकी उंगली इसको पकड़ेंगी, जो कि क्या बताएंगी, अगर आप इस तरीके से पकड़ते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी किसकी दिशा बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है ना। सॉरी, उंगलियां किसकी बताएंगी, विद्युत धारा की दिशा बताएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो आपका अंगूठा होगा, जैसे कि सोचो ये वायर है, ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये क्या है, आपका वायर है, और मैंने इस तरीके से इसको पकड़ा, तो जो मेरा अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की को। ठीक है ना। किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की को। ठीक, यहां पे आई करंट जा रही है और इसमें क्या बताएगा, ये गोला जो है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को। अब बात करते हैं आप फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का रूल है, तो उसमें आपके अंगूठे को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अंगूठा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ए आपका मैग्नेटिक फील्ड को, और ए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताती है, जो मिडिल फिंगर है आपकी। ठीक है। फ्लेमिंग दाहिने हाथ का नियम, इसमें आपका अंगूठा, तर्जनी कौन सी उंगली होती है, ए वाली, एवं मध्यमिका एवं माध्यिका, तीनों एक दूसरे के 90 पर होते हैं। कितने पर होते हैं, समकोण पर। ठीक है ना, समकोण पर होते हैं। इसमें आपका जो अंगूठा होता है वो किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी क्या बताती है आपकी, अगर तर्जनी की बात करेगा तो वेग को, जो पार्टिकल आपने छोड़ा है, और माध्यिका क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा को।
इस तरीके से वेग की जगह आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें अंगूठा क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यहां पर भी देख सकते हैं हम लोग, अगर चुंबकीय, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। तो कौन सा चित्रण भाई, सी वाला। ये जो आप देख रहे हो इसमें डबल मेम्ब्रेन मौजूद है इस तरीके से, और अंदर ल्यूमेन है। अंदर क्या है, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब है इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये रखे हुए अंदर इसके ल्यूमेन क्या करता है आपका, एटीपी का संश्लेषण। एटीपी क्या होता है, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एटीपी का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी करता है। तो कौन सा चित्र हो जाएगा, सी वाला। कौन सा, सी। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट एक लवक है। लवक का मतलब क्या है, प्लास्टिस, प्लास्टिड है, ठीक है ना। लवक है, कलर है, लवक या क्या बोल सकते हैं, वर्णक, कलर है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट सूर्य प्रकाश के अवशोषित, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषण के बाद, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में एवं शैवालों में, हरे पेड़ पौधों में एवं शैवालों में, एवं शैवालों में, जिनसे इसका कलर कैसा होता है, हरा कलर, ठीक है, हरा रंग। और जो हरा रंग होता है यही क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, हरा रंग। तो इसमें होता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, फिर क्या बनाता है, भोजन एवं ऑक्सीजन, भोजन एवं ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा भाई, सूर्य की रोशनी को, सूर्य की रोशनी को अपने अंदर अवशोषित करेगा तथा भोजन एवं ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। और क्लोरोप्लास्ट होता किसमें, हरे पेड़ पौधों में। हरे पेड़ पौधों को खाने की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लो आप एवं वाटर को लो, जल को, तो क्या बनेगा, इधर क्या आता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट अवशोषित करने के बाद में क्या बनाता है, खाना। तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2। तो देखिए किसका निर्माण हुआ है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज एवं पानी, जल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज, खाना, भोजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रक्रिया निभाता है। और सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है, क्लोरोप्लास्ट। इतना इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे के खाने के लिए एवं ऑक्सीजन निर्माण के लिए, जिससे कि हम लोग सांस ले सके वायुमंडल में। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड काम एवं स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और सी में देख लिया। नेक्स्ट देखो, मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है, जो कि गाय के दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है। तो भाई क्या होता है, जो गाय का दूध है, गाय का दूध, उसमें क्या होता है, 80% कैसीन होता है आपका, कैसीन। और 20% क्या होता है, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन, ठीक है। एक होती है कैसीन प्रोटीन, एक होती है वे प्रोटीन, ठीक। तो इस कैसीन की बात यहां पर हो रही है। कैसीन क्या करती है भाई, मांसपेशियों की मरम्मत, मांसपेशियों की, शरीर के अंदर मांसपेशियों की मरम्मत एवं रिकवरी करती है, मरम्मत एवं रिकवरी करती है, ठीक है। जब आप दूध से दही जमाते हो, दूध से क्या जमाते हो, दही, दही जमाते हो, तो जो दही वाला पोर्शन होता है वही क्या होता है आपका, कैसीन। क्या होता है वो, कैसीन। और जो छाछ होती है, छाछ, वो क्या होती है भाई, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कैसीन। 80% क्या होती है, कैसीन होती है दूध में। और कैसीन में क्या होते हैं, 21 प्रकार के
एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। ये भी ध्यान रखना कि कैसिन किसका बना होता है, 21 प्रकार के अमीनो अम्ल से। क्या करती है कैसिन बॉडी में, मांसपेशियों की मरम्मत में रिकवरी। कैसिन किसका हिस्सा है, गाय के दूध में मौजूद 80% भाग कैसिन प्रोटीन का होता है और 20% वे प्रोटीन होती है, इसको छाछ बोलते हैं। ठीक है, कैसे पता करें, जब आप दूध से दही जमाते हो तो जो दही वाला पोर्शन है वही क्या कहलाता है आपका कैसिन, और जो छाछ वाला पोर्शन है वो वे प्रोटीन। ठीक है, बॉडी में क्या करता है, मांसपेशियों की मरम्मत, तो क्या हो जाएगा आंसर कैसिन। नेक्स्ट देखो, दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों और ईएमएफ उत्सर्जन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जन अनुमालन पर जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल बना है। भाई मोबाइल टावर और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया है सरकार ने, तरंग संचार। कौन सा बनाया है, तरंग संचार। तो देखिए तरंग संचार के बारे में देखते हैं थोड़ा। तरंग संचार 2017 को ये स्कीम 2017 को इंडियन टेलीकॉम ने लॉन्च की थी। ठीक है, किसने लॉन्च की थी, इंडियन टेलीकॉम ने लॉन्च की। उद्देश्य क्या था इसका, घर बैठे पोर्टल पर चेक करें कि आपके पास का टावर, आपके पास का जो टावर लगाया हुआ है, टावर कितना ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जन करता है। ठीक है, निकालता है, उत्सर्जन करता है। जिससे आप ईएमएफ के हानिकारक प्रभाव से बच सकें, क्या करता है भाई ये, आप इस तरंग संचार पोर्टल को ओपन कीजिए और आपके आसपास, जो आपके घर के आसपास कोई टावर लगा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन का, तो वो कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है, क्या वो जो सरकार ने तय मानक है उससे ज्यादा कर रहा है या फिर उसके अंदर कर रहा है। ठीक है ना, तो आप उसके उत्सर्जन को देख सकते हैं। अगर ज्यादा कर रहा है तो वो क्या होगा आपके लिए हानिकारक, तो आप सरकार में उसकी शिकायत कर सकते हैं एवं उसके लिए 10 लाख जुर्माना वो टेलीकम्युनिकेशन प्राप्त देगी आपको। ठीक है ना, ईएमएफ तय मानक से अधिक होने पर कंपनी 10 लाख का जुर्माना देगी आपको, 10 लाख का जुर्माना अदा करेगी। अब देख लो आप, अगर उसका ईएमएफ तय मानक जो कि सरकार ने डिसाइड किया उससे ज्यादा है तो कंपनी आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देगी। भाई ये पोर्टल किस लिए बनाया था, ग्वालियर के एक व्यक्ति जिसकी उम्र 42 साल थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि उसको कैंसर हो गया है, वो किससे, जो टावर लगे होते हैं उससे निकलने वाले ईएमएफ के उत्सर्जन थे। जब सरकार ने चेक कराया तो 7 दिन के अंदर उस टावर को हटाने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, टावर को बंद कर दिया गया। लेकिन WHO की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है कि टावर से निकलने के जो ईएमएफ निकलता है उसके कारण कैंसर हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार ने क्या किया, 2017 में जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसने तरंग संचार पोर्टल को बना दिया, जिससे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल पर ही चेक कर सकते हैं कि आपके पास वाला टावर कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है, क्या वो ईएमएफ सरकार द्वारा तय मानक से अलग है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो कंपनी में उसकी शिकायत करें तथा कंपनी आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना अदा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है, तो फिशर का विनिमय समीकरण कौन सा भाई, MB इक्वल्स टू पीटी। इसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मौद्रिक सिद्धांत। ठीक है, फिशर का नियम भी बोलते हैं, साथ में मौद्रिक सिद्धांत, जिसमें M क्या बताता है आपका, M क्या बताता है, मुद्रा आपूर्ति। क्या बताता है,
मुद्रा आपूर्ति। बी क्या बताता है, मुद्रा का वेग, मुद्रा का वेग। पी क्या बताता है, मूल्य स्तर, मूल्य स्तर। एवं टी क्या बताता है आपका, लेन देन, लेन देन। ठीक है ना। कई जगह पर टी की जगह आपको वाई भी दिखा मिलेगा, टी या वाई भी मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय। तो यहां पर ये नियम दिया गया था, उसको बताना था विनिमय समीकरण का नियम कौन सा है। तो कौन सा है भाई, एम बी इक्वल्स टू पी टी, जहां पर एम क्या है आपका मुद्रा आपूर्ति, बी क्या है मुद्रा का वेग, पी क्या है मूल्य स्तर एवं टी लेन देन। तथा कुछ जगह पर टी को क्या लिखते हैं, बाई, जिसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय। क्या होता है, राष्ट्रीय आय। ठीक है ना, आय। तो आप ध्यान रखना, पिसर का नियम क्या है, एम बी इक्वल्स टू पी टी। ठीक है ना। एक किसी निश्चित अवधि में बेची गई वस्तुओं की धनराशि, ठीक है, एवं उस अवधि के दौरान खर्च की गई धनराशि शामिल है। ठीक है ना, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी भाई, चौसा की लड़ाई की बात करें तो हुमायूं एवं शेरशाह, किसके बीच है, हुमायूं एवं शेरशाह, शेरशाह, हुमायूं एवं शेरशाह, जिसमें कौन जीता था, शेरशाह विजय हुआ था, शेरशाह विजय हुआ था। ठीक है, एवं हुमायूं की हार हुई थी। चौसा कहां पर है आपका, चौसा आपका बक्सर से 10 मील दूर दक्षिण में है, 10 मील दूर दक्षिण में। ये कहां की बात हो रही है भाई, बिहार की। ठीक है, बिहार। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 26 जून 1539 में ये युद्ध हुआ था बिहार के अंदर। किस जगह पर, चौसा पर। और कौन कौन लड़ा था इसमें, सूरवंश का शासक शेरशाह एवं हुमायूं। इस युद्ध के बाद क्योंकि हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह द्वारा शेरशाह की उपाधि धारण की थी। क्या की थी, शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, शेरशाह की उपाधि कब धारण की थी, जब 1539 में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हराया गया। ठीक है, शेरशाह किस वंश के शासक थे, सूरवंश के, यानी कि एक अफगान वंश के शासक थे। ठीक है, एक मुगल वंश के शासक हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह जीत गया था एवं उसके बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, कब हुआ था, 26 जून 1539 को। उसके बाद इनके बीच में 1540 में एक और युद्ध हुआ, इसको क्या बोलते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें कौन जीता था, इसमें दोबारा से शेरशाह जीता था। कौन जीता था, शेरशाह जीता था। ये भी ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा आंसर भाई, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था। मौर्यों की बात की गई है, मौर्यों का शासन कब से था भाई, 322 ईस्वी से, ईसा पूर्व से 322 बीसी से 185 बीसी तक। ठीक है, तकरीबन 220 सालों तक ये शासन चला था। ठीक है, तो इस समय ये युद्ध हुआ था। तो कुमार कौन था भाई, प्रांतों का शासक। कौन देखता था, प्रांतों का शासक। एवं दंडपाल कौन था, दंडपाल कौन था, पुलिस अधिकारी। कौन था, पुलिस अधिकारी। ठीक है, पुलिस अधिकारी। समाहर्ता कौन था उस दौरान, समाहर्ता शुल्क या कर संग्रह की देखभाल करने वाला, ठीक है, कर इकट्ठा करने के बाद देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं, समाहर्ता। एवं दंडपाल को क्या बोलते थे, पुलिस अधिकारी। दंडपाल कौन था, पुलिस अधिकारी था। ठीक है,
एवं कुमार जिसकी बात हो रही है, कुमार क्या करता था, प्रांतों में प्रमुख होते थे। कुमार यानी कि राजकुमार जो प्रांतों में क्या होते थे, प्रमुख। ठीक है, जो प्रांत मौर्य वंश के अधीन थे उनका प्रशासन का नेतृत्व करते थे कुमार। क्या करते थे, नेतृत्व। कुमार प्रांतीय शासन करते थे। प्रांतीय शासक कौन होते थे, प्रांतीय शासक, जो प्रांत में बैठता है। नेक्स्ट देखो, सरदना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। सरदना ईसाई मेला आपका किस राज्य में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। किसमें, मेरठ जिले में। कब करते हैं भाई इसको, मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश से मेरठ जिले में। मेरठ जिले में कब करते हैं, नवंबर के दूसरे सप्ताह में। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसको प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि मेरठ से 14 किलोमीटर दूर सरदना गांव में वर्जिन मेरी का चर्च है। किसका है, वर्जिन मेरी। वो कौन थी, ईसा मसीह की मां। ठीक है, वर्जिन मेरी चर्च में जिसको किसने बनवाया था भाई, वर्जिन मेरी चर्च किसने बनवाया था, बेगम समरू ने। किसने बनवाया था, बेगम समरू द्वारा। ठीक है, उस दौरान 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया एवं उसके बाद से मेला प्रतिवर्ष नवंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होता है। ठीक है, मेरठ आपके कपड़ा उद्योग एवं मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा आंसर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नवंबर के दूसरे सप्ताह में मेरठ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर सरदना गांव में वर्जिन मेरी चर्च में, जिसका निर्माण किसने कराया था, बेगम समरू। ठीक है ना, उसके आसपास मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं, सरदना ईसाई मेला। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे भाई, मेहर घराना। किससे जुड़े थे, मेहर घराना। अली अकबर खान प्रसिद्ध सरोद वादक है। कौन है, प्रसिद्ध सरोद वादक एवं मेहर घराने के संस्थापक। मेहर घराने के संस्थापक। ठीक है, मेहर घराने के जो शिष्य थे जिनको अली अकबर खान ने सिखाया था, पंडित रविशंकर एवं निखिल बनर्जी। इनकी दोनों की मृत्यु हो चुकी है। निखिल बनर्जी, ये दोनों क्या थे, सितार वादक। ठीक है, इन्होंने भी मेहर घराने से प्रशिक्षण लिया था। अली अकबर खान इस घराने के संस्थापक थे एवं 1958 में पद्म भूषण तथा 1971 में अलाउद्दीन खान को प्रसिद्ध सरोद वादक होने के कारण पद्म विभूषण से भी सुशोभित किया जा चुका है। पद्म विभूषण से भी सुशोभित किया जा चुका है। ठीक है, तो किसने भाई स्टार्ट किया था मेहर घराना, अलाउद्दीन खान ने, यही संस्थापक थे। मेयर कहां पे आता है, मेयर कहां पर है, मेयर आपका मध्य प्रदेश में। किसमें है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि शुरुआती दौर में अलाउद्दीन खान मेहर घराने के ही क्या थे, संगीतकार थे। ठीक है, वहां के राजा के यहाँ संगीत करते थे। अली अकबर खान को अगर अवार्ड की बात की जाए या फिर उनकी उपलब्धियां, तो 1958 में पद्म भूषण मिल चुका है एवं 1971 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इस घराने में जिनको शिक्षा दी अली अकबर खान ने, वो कौन थे, पंडित रविशंकर एवं निखिल बनर्जी। ठीक है, निखिल बनर्जी को इन्होंने शिक्षा दी। ये दोनों ही कौन है, सितार वादक है, जिसमें से पंडित रविशंकर को 99 यानी कि 1999 में भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो कि भारत का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
इधर एक मैचिंग दी हुई है जिसमें आपको मिलाना है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। अगर देवेंद्र झांझरिया की बात करूं तो इनको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है, पद्म भूषण। सुमित आंतिल को पद्म श्री दिया गया 2002 में। नीरज चोपड़ा को 2021 में, नीरज चोपड़ा को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एवं शिखर धवन को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो देखो कौन सी उसमें मिलता है। आपके 4 ऑप्शन में, ठीक है, कौन से में, चौथे ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है भाई, अनुच्छेद 43 में, ठीक है। भारत कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा, ठीक है, बढ़ावा देगा। 43A में श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी निश्चित करेगा। क्या करेगा भाई, भागीदारी निश्चित करेगा। एवं 43 के बी पार्ट में सहकारी समितियों का गठन के बारे में बताया गया है, गठन के बारे में बताया गया। तो 43 में आपके ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगर उसके सेकंड पार्ट आए तो उसका 2 पार्ट और है। 43 है जिसमें श्रमिकों की भागीदारी एवं 43(2) में आपका सहकारी समिति का गठन है। तो कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 43, ठीक है ना। आर्टिकल 43 आपका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 42 में क्या दिया गया है भाई, मातृत्व अवकाश। क्या दिया है, मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 44 में क्या दिया है, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 49 में क्या दिया है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। क्या दिया है, राष्ट्रीय स्मारकों की, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। ये चारों की चारों जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से। किससे, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है चारों के चारों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। भाई किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कौन करता है, अनुच्छेद 356, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 356 नहीं 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये तीनों की तीनों आर्टिकल किससे मतलब किससे ताल्लुकात रखते हैं या किससे रिलेटेड है। तो देखिए, आपातकाल से संबंधित, आपातकाल से संबंधित है। ये आपकी इमरजेंशियल पावर के बारे में बताते हैं जो कि किससे ली गई है, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से ली गई है। 352 में क्या है भाई, किसी देश के अटैक करने के कारण बाय देश के आक्रमण के कारण, आक्रमण के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, पूरे देश में आपातकाल लगाया। अगर कोई कंट्री अटैक कर रही है भारत के ऊपर या भारत किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी घोषणा कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। 356 क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, यानी कि जब भारत का राजकोष खाली हो जाए, वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा, जो कि एक बार भी नहीं लगा, ठीक है, नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल आपका देश में 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत
चीन युद्ध के दौरान, दूसरा 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और तीसरा 1976 से 78 21 महीने का आपातकाल, 21 महीने का आपातकाल, जिसकी घोषणा किसने की थी? इंदिरा गांधी ने, जिसको क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का काला अध्याय। ठीक है, 3 बार। अनुच्छेद 356 की बात करें तो 1966 तक 100 बार लग चुका है, इसलिए क्या है? ये सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है। क्या है ये? सबसे विवादास्पद अनुच्छेद। ठीक है, 100 बार लगाया जा चुका है 1966 तक। एवं 352 में क्या है भाई? कोई अगर देश अटैक करता है भारत के ऊपर, या भारत अटैक करता है किसी देश के ऊपर, तो उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया जाता है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, जो कि कब लगता है? जब आपका राज्य का कानून विफल हो, राज्य में संविधान का पालन ना हो रहा हो, एवं राज्य देश के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त हो। उस दौरान आपका राज्यपाल राष्ट्रपति को निर्देशित करेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? भारत की मिलिट्री उस पर रूल करेगी, एवं सारे फैसले कौन लेगा? राष्ट्रपति एवं संसद। ठीक है। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल, जब हमारे देश का पैसा खत्म हो जाए तब इसको लगाया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में 2023 के अंदर आया हुआ श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस है। ठीक है, जो कि एक बार भी देश में नहीं लगी है। नेक्स्ट देखो तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356, जो कि सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है, एवं राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्या करता है? प्रावधान। नेक्स्ट देखो, वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहते हैं भाई? स्मॉग, धूम कोहरा। ठीक है, क्या कहते हैं? धूम कोहरा। एक कब आता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक है ना? क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी के धरातल से आसमान की ओर 14 किलोमीटर तक जाने में आपको मिलती है। ठीक है ना? इसमें क्या क्या होता है? इसी में आपके बादल, वर्षा, धुआं, आंधी, तूफान, बिजली चमकना जैसी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। बिजली चमकना जैसी घटनाएं। यह बात कर रहे हैं स्मॉग, तो स्मॉग कैसे बनता है भाई? धुआं, स्मॉग प्लस फॉग, यानी कि कोहरा। धुआं या धूम जिसको बोलते हैं, प्लस कोहरा, क्या बनता है? कोहरा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्मॉग। और ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा कहां होती हैं? सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के अंदर होती है। कहां पर होती है? दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि ये वायु प्रदूषण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इसी को ही क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण, जो स्मॉग है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? धूम कोहरा। नेक्स्ट देखो, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है भाई? भक्ति प्रदीप कुलकर्णी महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। महिला शतरंज खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी, जो कि 2012 एवं 2019 में IM रह चुकी है शतरंज में। ठीक है ना? यानी कि इंटरनेशनल मास्टर इन चेस, मास्टर। ठीक है, रह चुकी है फाइड की। और इसमें क्या होता है? ग्रैंड मास्टर। ठीक है ना? ग्रैंड मास्टर बन चुकी है 2012 में। भारत सरकार ने इनकी उपलब्धियों को देखते हुए ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। तो क्या आ जाएगा इसमें अंतर? चेस, शतरंज। ठीक है ना? शतरंज की महिला शतरंज खिलाड़ी, जिनकी उपलब्धि किया है 2012 में ग्रैंड मास्टर चुनी गई, एवं 2019 में इंटरनेशनल मास्टर फाइड के खिताब से इनको नवाजा गया। भारत सरकार ने चेस में दिए गए इनके योगदान के लिए इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? तो कौन था भाई?
सिम्मागुड़ी राधा कृष्णन अय्यर, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था जन्म, एवं मृत्यु कब हुई थी? 1903 में मृत्यु, ठीक है। कन्नड़ या कर्नाटकी के प्रसिद्ध संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनको 1947 में 1947 में चेन्नई या मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगर इनकी जोड़ी की बात करें कि इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ बनती थी, तो भाई जी.एन. सुब्रमण्यम एवं मदुरै मणि अय्यर के साथ इनकी जोड़ी को सराहा जाता था लोगों में, और ये जोड़ी टिकड़ी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। संगीत में, कर्नाटकी संगीत में इनके योगदान के लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, दोनों अवार्ड इनको मिल चुके हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? सिम्मागुड़ी राधा कृष्णन श्रीनिवासा अय्यर, जिन्हें 1947 में चेन्नई मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार, जो कि कर्नाटकी संगीत में या दक्षिण भारत में संगीतकारों का सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड भी इसको बोला जाता है, संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। उसमें इनको सम्मानित किया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार से, ठीक। इनकी जोड़ी को ट्रियो यानी तिकड़ी के नाम से जाना जाता था, जिनमें कौन थे? 2 सदस्य और जी.एन. सुब्रमण्यम एवं मदुरै मणि अय्यर। भारत सरकार ने इनको कर्नाटक संगीत कला में योगदान के लिए पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। एवं 1979 में एमपी सरकार द्वारा कालिदास सम्मान भी दिया गया है। क्या दिया गया है? कालिदास सम्मान इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखो, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? भाई बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा गया था, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1764। बक्सर यानी कि बिहार के अंदर में, बक्सर बिहार में। इसमें कौन कौन लड़ा था? इसमें भाई आपका ब्रिटिश कंपनी एवं मुगल शासक शाह आलम सेकंड प्लस बंगाल के नवाब मीर कासिम प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लड़ा था, ठीक है ना, वर्सेस ब्रिटिश कंपनी। इसमें कौन जीता था? ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश शासन जीता था, जिससे भारत पर ब्रिटिशों का एक अधिकार हो गया, ठीक है। पूरे भारत में फिर ये पूर्ण रूप से अपना लिया गया। इसका रिजल्ट ए निकला, तो कौन सी सन आ जाएगी? 1764। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच में, जिसमें कौन आ रहा था आपका? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं उसमें बंगाल में किसका शासन हो गया? ब्रिटेन का। उसके बाद ब्रिटेन ने किसको बनाया? सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बैठाया, लेकिन मीर जाफर अति वृद्ध थे, इसलिए उनके दामाद बंगाल के नवाब मीर कासिम को बैठाया गया, जो कि 1764 तक शासन करते रहे।
कठपुतली के तौर पर। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बंगाल के शासन में सबसे ज्यादा अधिकार ब्रिटिशों को प्राप्त है, तो इन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध कर दिया। एवं इसमें इनका साथ किसने दिया? मुगल शासक सालम सेकंड ने तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। और तीनों मिलकर ब्रिटिश कंपनी यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े, जिसमें ब्रिटिश शासन क्या कर गया? जीत गया। ठीक है। एवं जीत के बाद भारत पर ब्रिटिशों का एकाधिकार हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में अंकुर योजना शुरू की, जिसमें लोगों को पौधे लगाने एवं उनके देखभाल के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो भाई किस सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश ने। करंट का क्वेश्चन है जिसमें किसी क्या बोलते हैं, पेड़ लगाने को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिससे कि लोग पौधों की देखभाल करें एवं पेड़ लगाएं। नेक्स्ट देखो, वॉरेन एस्ट्रिक्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोप सिस्टम भी कहा जाता है? तो भाई किस सिस्टम को कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? हाफ लोप सिस्टम। और ये कब आया था? 1784 में। ठीक है। किसने दिया था इसको? किसने दिया था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम विलियम पिट्स द्वारा। विलियम पिट्स द्वारा इसको लाया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या लाया गया था भाई? क्या क्या प्रावधान करता था? इसमें कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कंपनी पर लगाम कसना। क्या था भाई? कंपनी पर लगाम कसना, यानी कि कंपनी के कार्य को नियंत्रित करना। इसके तहत विलियम पिट, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है। एवं भारत में कंपनी तथा ब्रिटिश शासन के बीच में द्वैध शासन स्थापित हो सका। तो कौन सा होगा आपका? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे क्या कहा जाता है? हाफ लोप सिस्टम। इसमें क्या था? इसमें कंपनी एवं ब्रिटिश शासन में अंतर किया गया एवं कार्यों को बांटा गया। पहली बार इसमें ब्रिटिश शासन को भारत में आधिकारिक शासन घोषित किया गया तथा कंपनी तथा ब्रिटिश शासन के बीच में द्वैध शासन यानी कि कार्य क्षेत्रों का बंटवारा हुआ। इसके तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने ब्रिटिश शासन पर कंट्रोल यानी कि लगाम कसने की कोशिश की तथा कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की। तो कौन सा हो जाएगा आपका? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देखो, न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और किस तत्व के गुण समान पाए गए? भाई न्यूलैंड का अष्टक क्या बोलता था? प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण धर्म रखता है, यानी कि गुण रखता है, इसका मतलब था। और इसी को क्या बोलते हैं? संगीत का नियम भी बोलते हैं। अष्टक के नियम को क्या बोलते हैं? संगीत का नियम। इसके अनुसार क्या है? जैसे आपके सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सुर हैं आपके। ठीक है। इन्हीं के नीचे आप लिथियम से शुरू कीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो ये कितने सुर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो जो आपका आठवां तत्व होगा, जैसे कि शा, ये आठवां तत्व आपका पहले तत्व के समान, फर्स्ट तत्व के समान गुणधर्म रखेगा। क्या रखेगा? गुणधर्म रखेगा। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बताया था इन्होंने।
फिर तत्वों को इन्होंने आवर्त सारणी में क्या किया, आवर्त सारणी में तत्वों को भार के बढ़ने के साथ व्यवस्थित किया। क्या किया, व्यवस्थित किया। ये लॉ कब आया था आपका, 1866 में पहली बार तत्वों को आवर्त सारणी में रखने के लिए। और इन्होंने क्या नियम दिया कि आपका जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान ही गुणधर्म रखेगा, यानी कि उस जैसी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो भाई सोडियम आपका पहला हुआ तो क्या, सॉरी लिथियम आपका पहला हुआ तो 8वां कौन सा होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम। अगर इसी में अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सोडियम। ज्यादा नहीं देखेंगे, इतना ही काफी है। फिर उन्होंने अरेंज किया, किस तरीके से किया, बढ़ते भार के कारण। ये छोटे यानी कि कम भार वाले तत्वों के लिए तो ठीक था, लेकिन बड़े भार वाले के लिए ठीक नहीं था। ठीक है, यानी कि पुष्टि नहीं करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तो भाई कब की थी, 1951 एवं 1982। 1951 एवं 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, और दोनों का एक ही जगह था, नई दिल्ली में ये गेम खेले गए थे। ठीक है, नई दिल्ली में ये गेम खेले गए थे। 1982 वाले एशियन गेम्स में भारत की 5वीं रैंक थी। कितनी थी, 5वीं रैंक थी भारत की। एवं इसका शुभंकर क्या था, 1982 वाले एशिया गेम के क्या था, अप्पू हाथी। ये भी ध्यान रखना, अप्पू हाथी। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, सन 1951 एवं 1982। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों को भी क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की। ठीक है, बड़े और छोटे किसानों को भी क्षेत्रीय असमानताएं, तो कौन सी थी भाई, वो हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति कब भारत में स्थापित हुई, हरित क्रांति की बात की जाए तो प्रथम वाली की तो कब स्टार्ट की थी, 1968 से 78 तक ये चली थी। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन द्वारा इसको लाया गया था, एम एस स्वामीनाथन द्वारा लाया गया। इसमें क्या था, फसलों के महत्व को उर्वरक एवं विज्ञान तकनीक का सहारा लेकर कृषि बढ़ाना। क्या था इसका उद्देश्य, कृषि बढ़ाना। ठीक है, कृषि बढ़ाना। तो भाई इसमें क्या गया था, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का यूज किया गया था एवं कृषि को बढ़ाया गया था, जिसके कारण जो गरीब वो परेशान थे, क्योंकि वो खरीद नहीं पाए इस प्रकार के बीजों को, एवं जो अमीर थे उनके लिए काफी अच्छा था, एवं भारत सरकार को भी ये काफी फायदेमंद था। ठीक है, जब ये स्टार्ट की गई थी उस टाइम में प्रोडक्शन आपका 51 मिलियन टन था। ठीक है ना, टन था, वो बढ़कर आपका 131 मीट्रिक टन हो गया। ठीक है ना, कब हो गया 10 साल के अंतर में, यानी कि तिगुना लाभ कमाया। तो ये पूरे देश के लिए तो ठीक थी, लेकिन अगर किसानों को रेस्पेक्ट में इसमें बात करें तो गरीब किसान इन उच्च किस्म के बीजों को खरीद ही नहीं पाए, जिससे कि उनका उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में सभी लोगों ने इसको अपना लिया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, हरित क्रांति के दौरान। नेक्स्ट देखो, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई, भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, 8 अप्रैल 2000 के बाद आपकी द्वितीय हरित क्रांति शुरू हुई थी। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था, कृषि में समग्र विकास। क्या था, किस पर था ध्यान, कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, डायरेक्टली देख लो, बस कोई पूछे कब शुरू हुई थी द्वितीय हरित क्रांति, तो 8 अप्रैल सन 2000 को। ठीक है, एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं है पंचवर्षीय योजना में बहुत फायदा मिला था। पंचवर्षीय योजना में फायदा मिला था इसका,
कृषि को बढ़ाने के लिए तो की जाती थी, फर्टिलाइजर का यूज करो, जिससे भारत किस पर आ गया, विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया गेहूं एवं चावल के उत्पादन में। तो उसमें किसका योगदान है भाई, हरित क्रांति का। ठीक है, भारत में विश्व में दूसरा स्थान है किस किस में, गेहूं एवं चावल में। किसके कारण है भाई, हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति के कारण आज भारत 1965 के मुकाबले सेकंड पोजीशन पर है, जिसमें 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत से अमेरिका द्वारा बोला गया था कि वो एक एक दाने के लिए तरसा देगा अगर उसने पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ना रोका। लेकिन भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से विश्व के सामने एवं अमेरिका को भी दिखाया कि दूसरा स्थान है आज भारत का, यानी कि इतना अन्न उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है जिससे कि भारत का विश्व में कौन सी पोजीशन है, सेकंड। पहली पर कौन है, चीन। ठीक है, और किसमें, गेहूं एवं चावल में। तो ये सब किसका प्रभाव है, हरित क्रांति का। नेक्स्ट देखो, युद्ध या भारी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकते। तो भाई कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपके कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, क्योंकि अनुच्छेद 20 क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या बताता है, दोष सिद्धि से संरक्षण। एवं अनुच्छेद 21 क्या बताता है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी कि अगर कोई उस दौरान आप पर अटैक करे और आपको मारना चाहे तो आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ डिफेंस कर सकते हो आप। तो कौन से आर्टिकल होंगे, अनुच्छेद 20 एवं 21। जबकि बाकी के सारे आर्टिकल आपके इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के दौरान निरस्त कर दिए जाते हैं, लेकिन आप अपने प्राणों को बचा सकते हो तथा पकड़े जाने के दौरान दोष सिद्धि का संरक्षण आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो कौन से आर्टिकल है भाई, 20 एवं 21। 15 एवं 17 में क्या है, 15 में आपका धर्म, जाति एवं जेंडर के आधार पर भेदभाव को खराब निषेध बताया गया है, एवं 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अनुच्छेद 14 में आप कानून के सामने सभी लोग समान है, इस बारे में बताया गया है, तथा अनुच्छेद 16 में देश में आयोजित होने वाली एवं राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में समानता के बारे में बात की गई है कि सभी के लिए समान है जो केंद्र से भर्तियां निकले। ठीक है, अनुच्छेद 30 में आपको धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने के बारे में यानी कि मद्रास या संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। एवं अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट संबंधी अधिकार है, जिसे क्या कहते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षक बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सारे आर्टिकल भी आपको पता चल गए। यहां पर किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 20 एवं 21 की, जो कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केरल का एलेला कराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो भाई इरुलर जनजाति द्वारा। इरुलर जनजाति द्वारा कब किया जाता है, कब किया जाता है, ओणम उत्सव के दौरान। ठीक है, और कौन सी जनजाति करती है, एक अन्य जाति भी करती है, वो क्या है, कुरियाची। ठीक है ना, कुरियाची जनजाति भी इसको करती है, जो कि परफॉर्म करती है। ठीक है, तो कौन सी होगी इसमें, इरुलर। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में और आप चाहते हैं कि इसका मतलब जो क्लैरिफिकेशन है वो दोबारा बताया जाए या किसी चीज का स्पष्टीकरण दिया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी खुश रहिए।